सेंटर ऑफ मास का अपना पोजीशन वेक्टर होगा कोई, है ना। लेट्स से ये पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर बनाएंगे एंड लेट्स से आर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान गुरु के इस सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का रोटेशनल मोशन टॉपिक है। इसके 2-3 पार्ट्स हम करेंगे और फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है सेंटर ऑफ मास। वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। तो शुरू करते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ मास मतलब अज्यूम कीजिए ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, अच्छा सेंटर ऑफ मास से पहले हम समझते हैं सिस्टम। सो कोई भी सिस्टम अगर हम बात करते हैं, इट मे कंसिस्ट ऑफ वन पार्टिकल और मोर देन वन पार्टिकल। ठीक है, कोई भी सिस्टम अगर बात करते हैं, हो सकता है कि वो वन पार्टिकल सिस्टम हो सकता है उसके अंदर 2 पार्टिकल्स हो सकता है उसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो कोई भी सिस्टम कुछ पार्टिकल से मिलकर बनता है। वो पार्टिकल का जो नंबर है, जो वॉल्यूम है, वो 1 हो सकता है या n हो सकता है, कुछ भी हो। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम है या एक, अगर वन पार्टिकल सिस्टम है उसको क्या बोलेंगे, वन बॉडी वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसको वन पार्टिकल के लिए अगर आपको मैं डेफिनेशन समझाऊं तो कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, कि आप ये मान के चलो कि उस पॉइंट पर ही उस कंप्लीट बॉडी का, पूरी बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड हो जाए। ठीक है, तो वो पॉइंट कहलाएगा उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास स्केल। ठीक है, सो लेट्स से ये 0 to 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कहीं पे 2 सेंटीमीटर होगा। अब ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं, आप इसको अपना पेन मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर पेन यूनिफॉर्म है, बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, मतलब उसमें कैप वगैरह का वेट ना लगाया जाए, पूरा यूनिफॉर्म है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, या कोई स्केल है, तो आप देखेंगे कहीं पे सेंटर पे अगर आप यहाँ पर अपनी एक फिंगर से इसको बैलेंस करने की कोशिश करें, देखिए आप देख रहे हैं मैंने पेन पकड़ा, ठीक है, ये पेंसिल, क्योंकि मेरी पेंसिल यूनिफॉर्म है लगभग, वेट कहीं पे भी बैलेंस नहीं है, मतलब टॉप में या बॉटम पे, तो देखिए कहाँ पे लगभग सेंटर पे आकर के मैं इसको बैलेंस कर पा रहा हूँ। मतलब हो क्या रहा है, ये जो पूरी बॉडी है, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो पूरी बॉडी है इस पे एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड। ठीक है, इसका अपना वेट mg, और वो फोर्स है उसे कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरने की कोशिश करेगा टूवर्ड्स द अर्थ, इट विल ट्राई टू फॉल टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, सपोज करो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर यहाँ पर जो मैंने एरो बनाया, यहाँ पे अगर मैं इसको अपनी फिंगर से अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करूँ और ये देखो लेफ्ट राइट ना गिरे, ठीक है, मतलब ये इधर या इधर गिरने की कोशिश ना करे, यहाँ पे फिंगर लगा दिए और इस सेंटर पे यहाँ बैलेंस हो जाए, तो क्या होगा ये आप देखेंगे, ये अगर ये पॉइंट है इसका वो सेंटर वाला एरिया, तो यहाँ पे अब ये फिक्स हो जाएगी, मतलब ना तो ये लेफ्ट जाने की कोशिश करेगी और ना ही ये इस तरह से राइट गिरने की कोशिश करेगी, हिलेगी नहीं, ठीक है, मूव नहीं होगी। तो उस पॉइंट पे हुआ क्या है, ये बैलेंस क्यों हो गया, इसका मतलब है कि इस पे ये नीचे गिरने की कोशिश क्यों कर रही थी, क्योंकि अर्थ इसे खींचती थी, तो कहीं ना कहीं पे इसका बैलेंस बिगड़ रहा था। लेकिन हमने एक ऐसा पॉइंट निकाल दिया, ए पॉइंट, यहाँ पे इसका बैलेंस अब स्टेबल हो गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब क्या है, जो नेट फोर्स इस पे नीचे लग रही थी उसी के अपोजिट हमने एक इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। अब इसको आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्शन। ये एक्शन हो रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट, तो हमने रिएक्शन लगा दिया अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इस अपवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स हमने लगाया, इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर दिया। तो हम ये मान सकते हैं हमने फोर्स उस पॉइंट पे लगाया है जिस पॉइंट पे इसका सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड था, और इस पे पूरी वेट जो है इसका वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमने इस ए पॉइंट को बोला कि ये इस स्केल का सेंटर ऑफ मास है। इस एग्जाम्पल से समझ आई बात है जी, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, नाम से भी समझ आ रहा है, सेंटर ऑफ मास मतलब जहाँ पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड हो जाए, सारा मास जहाँ पे इकट्ठा हो। सो ये वो पॉइंट है, ये वो सेंटर है जहाँ पे बॉडी का कंप्लीट मास कंसंट्रेटेड है। इज दैट क्लियर? सो दैट कैन बी स्टेटेड एज सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे ऐसे ही हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का भी निकाल सकते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि सेंटर ऑफ मास ऐसे पॉइंट पे लाई करता है जहाँ पे कोई मास ही ना हो, यहाँ पे एक्चुअल में मास नहीं है। एग्जांपल दूं, ये एक रिंग है, डिस्क तो नहीं, रिंग मानो, खेलने वाली रिंग होती है ना, यू थ्रो इट एंड यू प्ले विद इट, या कड़ा, चूड़ी, कड़ा पहने ना
फीमेल्स पहनती है, मदर वगैरह आपकी पहनते होंगे, आप लोग कड़ा पहनते कई बार है ना, यू गैस फीमेल्स आप लोग पहनते हो है ना, कड़ा पहनते हो। सो उसमें क्या है, सारा मास कहाँ पे है, वो सरकमफ्रेंस पे है ना सारा का सारा मास। एक्चुअल मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है मटेरियल वो तो यहाँ पे है, बीच में तो हॉलो है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पे सेंटर पे लाई करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं तब डिस्कस करेंगे। बस ये बताना चाहता कि सेंटर ऑफ मास कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, बॉडी के ऊपर भी लाई करे, जैसे यहाँ पे कर रहा है, कई बार ही वो आउटसाइड द बॉडी भी लाई कर सकता है, मतलब बॉडी तो ये है, मटीरियल तो ये है, तो यहाँ पे भी लाई कर सकता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी, गुड टू गो। चलो आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट हम यहाँ से डेरिवेशन करते हैं सेंटर ऑफ मास के बाद, एंड विल डू नेक्स्ट डेरिवेशन है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम। तो अभी मैं 1 पार्टिकल बता रहा था कि सपोज वो एक ऑब्जेक्ट है, उसको यूनिट एक एंटिटी मैंने मान लिया था। नाउ विल टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए आई विल टेक यू थ्रू दिस। चलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम चलते हैं एंड लेट्स ड्रॉ फिगर, and from here and from here, let's say this is a x y and z plane। ठीक है, x y z प्लेन है, o ओरिजिन है, ये सब लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अज्यूम करो आप या ऐसे नहीं, this is an object whose mass is m1 and then you have another object, those are different, whose mass is m2। ठीक है, ऑब्जेक्ट m1 है, उसको हम डिनोट कर देते हैं लेट्स से p पॉइंट से, और m2 को लेट्स से q पॉइंट से। ठीक है, अच्छा ये सारा लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ साथ साथ। लेट्स से m1 is the mass of object at p। ठीक है, m2। अभी जो आप मुझसे बोल रहे हैं सर मार्क्स कट जाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, वो क्या होता है कई बार हम सिर्फ मैथमेटिकल नोटेशन करके चले आते हैं, इक्वेशन लिख दे दैट्स इट, बट यू नीड टू राइट, यू नीड टू एक्सप्लेन कि आपने जो कंसिडर किया है वो क्या किया है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, सो m2 इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट q। ठीक है, अच्छा इसमें अब और क्या लेते हैं, let's say R1, let's say this is R2। क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हैं R1 R2 को मैं क्या बोलूं, क्या है ये? करेक्ट, उसे क्या बोलेंगे? R1 इज द, वेरी गुड, पोजीशन वेक्टर ऑफ m1। ठीक है, R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ m2। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर विच टेल्स यू अबाउट द पोजीशन इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। किसकी पोजीशन? ऑब्जेक्ट की। कहां से? ओरिजिन से। सो पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर विच टेल्स यू अबाउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ठीक है जी, चलो ठीक है, लेट्स से m1 m2 इनकी पोजीशंस आ रही हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस c? लेट्स से c इज द yes center of mass of the two particle system या two object system। ठीक है, अच्छा सेंटर ऑफ मास है तो क्या होगा, इस सेंटर ऑफ मास का अपना पोजीशन वेक्टर होगा कोई, है ना। लेट्स से ये पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर बनाएंगे एंड लेट्स से r, यहाँ पे लिख देता हूँ r क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा अब अज्यूम कर लो v1 और v2। ठीक है, v1 और v2 मान लिया आपने वेलोसिटीज ऑफ m1 एंड m2,
एट एनी टाइम t, ठीक है. सो v1 इज द velocity of m1 and v2 is the velocity of m2 at any time t. So you know that v1 क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएशन टर्म से क्या होगा, d by dt of r1, करेक्ट. डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या देता है, वेलोसिटी. वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देता है, एक्सीलरेशन. याद रखना इसको, वेरी गुड. एंड v2 क्या हो जाएगा, d by dt ऑफ r2 कहते हैं, ठीक है. ये v1 v2 की वैल्यू होगी. अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखो. अब अज्यूम करो, लेट्स से f1, थोड़ा सा शेप करो भाई, f1, ठीक है. एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है m1 पे. सो यू कैन राइट f1 इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन m1, ठीक है. एंड f2 इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन m2. सो लेट्स से दिस इज योर F2. ये किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी हो सकता है. ये क्या एक्सटर्नल फोर्स है, अज्यूम कर लेते हैं, चाहे वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट नहीं है, कुछ भी हो. हमने मान लिया एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, फर्स्ट पार्टिकल पे F1 है और सेकंड पार्टिकल पे F2 है. अच्छा, आपको पता है ये पार्टिकल्स एक दूसरे पे भी फोर्सेस अप्लाई करते हैं, ठीक है. सो लेट्स से यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स से इसको F, अच्छा इसको हम बनाते हैं F12, क्या होगा, फोर्स ऑन m1. अच्छा एक सेकंड, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं. ये क्या होगा, इंटरनल फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, ठीक है. m1 पर m2 की वजह से फोर्स क्या होगा, F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. इसी तरह से F21 क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, ठीक है. सो दीज आर द इंटरनल फोर्सेज ऑन m1 एंड m2. ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर लेट्स से P1 इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ m1. सो P1 की वैल्यू क्या होगी, m1 v1 which is equals to m1 d r1 by dt वेक्टर में होगा, ये सुनो. अच्छा, इसी तरह से लेट्स P2 इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ m2 which is equals to m2 v2 वेक्टर फॉर्म में रहेगा. सो हो जाएगा m2 इंटू d by dt ऑफ r2. ये सुनो, कैन वी से दिस, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. तो ये क्या किया अभी तक, बेसिक हमने सिर्फ m1 m2 r1 r2 c r v1 v2 f1 f2 देन कैपिटल F1 f2 p1 p2 वी हैव जस्ट नोटिफाइड. अब जो पूरी एक्सप्लेनेशन थ्योरी में लिखनी होती है ये होता है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं. मतलब इसके बिना अब जो आगे मैं सीधा मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने वाला हूँ, है ना. लेकिन उससे पहले उसका बेस क्या है ये, सो यू नीड टू एक्सप्लेन. इसको ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे नहीं लिखते, यहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं. फिर बच्चे बोलते हैं सर हमने किया तो सही है, लेकिन टीचर है उसकी गलती थी, उसने मार्क्स नहीं दिए. ये ध्यान रखना, ठीक है. इसको ध्यान रखना, हो जाएगा. सो नाउ फ्रॉम हियर न्यूटन का सेकंड लॉ याद है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहा था उन्होंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, जिस रेट पे उसका मोमेंटम चेंज होगा वो डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है. dp by dt इक्वल्स टू f, याद है. ऑलराइट, सो यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल पे आप लगाते हैं. सो dp1 by dt मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल
m1 मतलब m1 जिसका मास है, ठीक है। इसी तरह से मैं साइड बाय साइड पैरेलल कर रहा हूँ, dp2 by dt is equals to what? Total force on particle with mass m2, ठीक है, यही होगा। ओके, विच इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे आपने अभी लिखा था टोटल फोर्स क्या होगी फर्स्ट पार्टिकल पे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्स कितनी है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12 प्लस एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, F1 एज्यूम किया था, यस और नो। सो dp1 बाय dt इज इक्वल्स टू दिस मच, ठीक है, ये बात समझ आई। देखिए टोटल फोर्स क्या थी, हमने दो फोर्स ली थी, यहाँ पे ध्यान समझो। एक तो क्या थी, मैं रिपीट करूँ थोड़ा सा, ये देखिए, एक तो हमने लिखा कि F1 और F2 क्या है, M1 और M2 पे एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से फोर्स लगी अलग अलग, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला, कैपिटल F1 और कैपिटल F21 क्या है, इंटरनल, मतलब 1 पे 2 की वजह से फोर्स और 2 पे 1 की वजह से फोर्स, ठीक है। तो टोटल फोर्स 1 पे कितनी होगी, एक तो जिस पे एक्सटर्नल F1 लग रही है ये वाली, और एक इस पे जो M2 की वजह से लग रही है, दो फोर्स होगी। इसी तरह से ये वाली क्या होगी, M2 के ऊपर टोटल फोर्स होगी, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ये बात समझ आई, ठीक है जी, बस ये आ गई। अब देखिए, सो यहाँ पर dp1 की वैल्यू कुछ लिखी है मैंने, ये निकाला है, और d बाद में आएगी, खैर मतलब p1 इज दिस मच एंड p2 इज दिस मच, अभी निकाला हमने। लेट्स पुट द वैल्यूज ओवर देयर। सो दिस बिकम्स, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, थोड़ा ध्यान से मैं गड़बड़ ना लिख दूँ। सो दिस इज इक्वल टू दिस मच। इसी तरह से 7 में हम लोग करें, dp2 बाई dt क्या होगा, टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल m2, मतलब इंटरनल फोर्स ऑन पार्टिकल m2 कितना होगा, F21 कैपिटल F21 प्लस में एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 2 क्या होगा, स्मॉल f2 वाला, ठीक है जी। अब देखो dp1 और p2 में वैल्यू पुट कर देंगे, सो ये dp1 बन जाएगा आपका d बाई dt ऑफ p1 की वैल्यू क्या है, m1 d r1 बाई dt, कैसे था, मैंने खाली p1 की वैल्यू पुट की है, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाउ मच, F12 प्लस स्मॉल f1, ठीक है, हाँ जी बेटा, हाँ ठीक है, ओके। एंड नाउ सिमिलरली ओवर हियर d बाय dt ऑफ p2 की वैल्यू कितनी है, m2 इंटू d बाई dt ऑफ r2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू F21 प्लस F2। ये देखो अभी, इज इट क्लियर, कैन यू सी द स्क्रीन, हाँ जी, डन। नाउ वी आर गुड टू गो, लेट्स पुट द वैल्यूज ओवर हियर। अच्छा, हमने R1 R2 मैंने आपको बता दिया है। नाउ एक काम करते हैं, इसको ऐड कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स ऐड देम बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, क्या हो जाएगा, d बाय dt ऑफ m1 dr1 बाय dt प्लस d बाय dt ऑफ m2 d बाय dt ऑफ r2, ये होगा ना, करेक्ट, सही लिखा है मैंने, m1 dr1 बाय dt और यहाँ पे m2 dr2 बाय dt, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, F12 प्लस स्मॉल f1 प्लस में कैपिटल F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस में स्मॉल f2, ठीक है। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कह रहा था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है देखिए, एब्सोल्युटली इंटरनल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सपोज अट्रैक्ट करा, इधर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दैट मीन्स एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या कहता था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो एक्शन क्या है, F12, सो इसके ऑपोजिट रिएक्शन क्या हो रहा है, F21, और ये ऑपोजिट है इसलिए माइनस आएगा। अब ये वैल्यू F12 की हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, है ना, सो दैट मीन्स व्हाट विल हैपन, F12 और F21 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो लेट स्मॉल f इज इक्वल्स टू स्मॉल f1 प्लस स्मॉल f2, ये मान लिया टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन
द टू पार्टिकल सिस्टम। सो जो दो पार्टिकल का सिस्टम है उस पर टोटल फोर्स F1 F2 मिला करके स्मॉल f मान लिया। सो ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसको रीराइट हम करेंगे। सो यहाँ पे लिख दूँ, पुटिंग ऑल दीज टू अजम्पशंस एंड रीराइटिंग इक्वेशन नंबर थर्ड, व्हाट डू वी गेट? d by dt of m1 d by dt of r1, ठीक है, प्लस d by dt of m2 into d by dt of r2 is equals to f। ये जो f12 और f21 कैंसिल हो गया। एनी डाउट विद दैट? नो डाउट? ये सुनो, गुड टू गो, ऑलराइट। अब एक काम करते हैं, यहाँ से काम करो, ये m1 बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? d2 बाय dt स्क्वायर ऑफ r1 प्लस यहाँ से m2 बाहर आ जाएगा, d2 बाय dt स्क्वायर ऑफ r2, मतलब डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्मॉल f, ठीक है। ये सुनो, अब इस इक्वेशन को m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे लेट यू नो, अभी एक इक्वेशन बना रहे हैं हम। सो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड माना था ना इससे पहले, थर्ड। सो नाउ लेट्स अज्यूम दिस एज इक्वेशन नंबर 4। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 विद m1 प्लस m2 बोथ साइड्स पे हम इसको, मतलब एक ही साइड पे कर लेंगे, बोथ की जरूरत नहीं, वो साइड रिक्वायर्ड नहीं हमें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। सो दिस बिकम्स m1 प्लस m2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? m1 d स्क्वायर r1 बाय dt स्क्वायर प्लस m2 d स्क्वायर r2 बाय dt स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये सुनो, ठीक है, यस आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा ना। इसमें एक काम करो, लेट्स टेक m1 एंड m2 इनसाइड दिस इक्वेशन। रीजन बीइंग, इसको मैं न्यूटन के सेकंड लॉ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम लोग। आई विल शो यू व्हाई। सो m1 प्लस m2 ये हो जाएगा d स्क्वायर m1 r1 बाय dt स्क्वायर प्लस d स्क्वायर m2 r2 बाय dt स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? डिवाइडेड बाय हाउ मच? m1 प्लस, कैन वी सी दिस? एनी डाउट दैट यू गाइस आर फेसिंग ओवर देयर? ठीक है, ऑलराइट। नाउ अच्छा, मैं को इधर कहाँ गया? राइट में गया होगा तो f इक्वल्स टू f, ठीक है, ऑलराइट। नाउ सो दिस कैन बी रिटन एज m1 प्लस m2, ये क्या रहेगा? d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2 लिख सकते हैं, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v क्या होता? डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। You remember that formula? We just do that. ये सिर्फ रीअरेंजिंग कर रहे हैं, इक्वल्स टू f, है ना। यहाँ तक क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर 5, ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन था इसके अंदर, यहाँ तक समझ आया? ओके, नाउ अब जो मैं लिखूंगा उससे पहले आपको समझा दूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कह रहा था? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो ये मास इनटू एक्सीलरेशन का आप क्या लिख सकते हो? d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी और मास इनटू d बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। वेलोसिटी को क्या कह सकते हो? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा? मास इनटू
डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या पोजीशन, इसको आप डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन भी कह सकते हो ना, ठीक है ना। फोर्स, अब ज़रा ये जो मैंने अभी लिखा है स्टेप, इसको थोड़ा सा मैं ज़रा साइड में कर दूँ, ये जस्ट साइड नॉलेज थी आपके लिए। अब ये जो अभी इन्फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पे, इसको ज़रा कंपेयर करना मेरे साथ। दिस मच इन्फॉर्मेशन, लेट्स कंपेयर इट विद दिस वन, द अबव इक्वेशन। ये समझ नहीं आता बच्चों का, यहीं से चल जाता है। फोर्स मास, हमारा मास ये, क्योंकि हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम का टोटल मास कितना है, 1 + m2 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर किसका, पोजीशन का, ये क्या है, यानी कि ये पोजीशन के बराबर है ना। दिस इज एंटायर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर लें, पोजीशन वेक्टर की बात कर लें यहाँ पे। सो दैट मीन्स कंपेयरिंग दीज टू, अगर आप इसको कंपेयर करोगे, दिस बिकम्स हाउ मच, m1 प्लस, मार्कर चेंज कर लेते हैं, m1 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ r मस्ट बी इक्वल्स टू f। नॉर्मल में तो यही होगा ना, नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ठीक है। कंपेयर तो मैं बाद में करूँगा अभी, ये मतलब ये जो मैंने समझाया कंपेयर हम बाद में करेंगे इसको, ये जो कंपैरिजन है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये इसके बराबर होगा। लेकिन अभी समझिए जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। अगर मैं इसको बोलूँ, ये जो हमने बनाया, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है नेट, ये मास है, ये मास है, हमने मान लिया टोटल यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r। तो इस अगर डी आर बाई डी टी करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ r करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर कहाँ पे बेटा, यहाँ पे नहीं आएगा, मास तो ये, ठीक है। ये देखो, इसको आप ऐसे कंपेयर करो, मास इनटू, ये इसीलिए तो लिखी थी पूरी कहानी अभी, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, ठीक है। तो मास तो एरा टोटल m1 + m2, ठीक है बेटा। अब जो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, और r क्या है, r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर अब तक कितनी मानी हमने, 5 मानी है, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान ले। नाउ अब जरा हम 5 और 6 को कंपेयर करेंगे, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था। सो नाउ फ्रॉम 5 and 6 we can find out r is equals to what, m1 r1 plus m2 r2 by m1 plus m2। ये सुनो, कह सकते हैं नहीं, that's it। so this is the center of mass, r क्या है, पोजीशन वेक्टर ना, सेंटर ऑफ मास का, for a 2 particle system।